पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर्स के हवाले से है और इस वीडियो में मैं मशहूर वैल्यू इन्वेस्टर वारन बफेट के 8 उन गोल्डन रूल्स को डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। किसी भी फील्ड की जब बात की जाती है तो इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं या उसमें जो रोल मॉडल्स होते हैं जिन्होंने उस फील्ड में एक्सेल किया होता है, तो उनके जो कॉल होते हैं, उनकी जो सेइंग्स होती हैं, उनके जो रूल्स होते हैं और उनकी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उनको हर कोई फॉलो करना चाहता है, क्योंकि इनकी जो भी एक्सपर्टीज़ होती हैं और जो भी इन्होंने अपने रूल्स डिफ़ाइन किए होते हैं, वो उनके एक्सपीरियंस की बुनियाद पर होते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की जब भी बात की जाए तो वारेन बफेट एक ऐसा बड़ा नाम है कि जिसके स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना हर किसी की ख्वाहिश होती है, और अगर आप ट्रूली इन द रियल सेंस वारेन बफेट के रूल्स को फॉलो करें तो बहुत सक्सेसफुली आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 की अगर बात करें तो वो ये है कि वारेन बफेट के मुताबिक बाय एंड होल्ड की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वारेन बफेट एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं और उनके नज़दीक किसी भी स्टॉक को उसकी वैल्यू देखकर जब आप बाय करते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेटजी या इतनी आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आप उसको होल्ड कर सकें। उनका एक मशहूर कॉल है कि अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल तक नहीं रखना चाहते तो उसे आप फिर 10 मिनट के लिए रखने का भी ना सोचें। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले अगर आप प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं, उसकी एक प्रॉपर थिंकिंग के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ आप उसको लेते हैं, तो आपको उसको लॉन्ग टर्म रखने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर किसी स्टॉक को आप सिर्फ 10 मिनट के लिए रखने का सोच रहे हैं तो इट मीन्स कि आप उसके बारे में खुद भी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है और आपको नहीं लगता कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर आप कोई अच्छा स्टॉक लेते हैं और आप उसकी फंडामेंटल्स को देख के लेते हैं तो आपको उसको लॉन्ग टर्म रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। इसी से रिलेटेड वारेन बफेट ये भी कहते हैं कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन जब हम करते हैं तो वो भी एक किलर स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने पोर्टफोलियो को तो इसका मतलब ये होता है कि वो जितने भी स्टॉक्स ले रहा है उसमें ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, या ज़्यादा उसने प्रॉपर रिसर्च नहीं की हुई, या उसके अंदर उसकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इसलिए बेहतर हिकमत अमली यही होती है कि आप स्टॉक्स को प्रॉपर छानबीन करके, अच्छी तरह रिसर्च करके, इवेलुएट करके, उस इंडस्ट्री को, उस कंपनी को, उस स्टॉक की ओवरऑल जो भी रीसेंट पास्ट हिस्ट्री रही है उसको, और जो फ्यूचरिस्टिक उसकी अप्रोच है, फ्यूचर में वो कैसा जा सकता है, उस मार्केट के अंदर उसके ट्रेंड्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आप देख कर लेते हैं तो आप उसको होल्ड करते हैं, तभी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और उसको होल्ड करते हैं तो उसके बाद जब उसमें से आपको डिविडेंड की मद में भी फ़ायदा हो रहा होता है तो उसको अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट अप्रोच के तहत, तो पोटेंशली आप उसके ज़रिए कंपाउंडिंग का भी इफ़ेक्ट ले सकते हैं और वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो सकता है। अब हम चलते हैं वारेन बफेट के गोल्डन रूल्स में से रूल नंबर 2 की तरफ, और ये रूल ये कहता है कि नो द कंपनी और द इंडस्ट्री यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। कि बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आप जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं या जिस कंपनी में आप जंप इन कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, उसका बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसकी प्रोडक्ट्स मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उस कंपनी का जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उस कंपनी की जो बिज़नेस अप्रोच है वो क्या है, कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से ख़ासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है या जो सर्विसेज दे रही है उनसे कितनी वो लोकल मार्केट के लिए कर रही है, कितना वो एक फॉरेन मार्केट के लिए कर रही है, यानी कि एक्सपोर्ट कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपी की डेप्रिसिएशन और डॉलर की अप्रिसिएशन का उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इसी तरह आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बिज़नेस के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि लॉन्ग टर्म में वो बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर सकता है, फ्यूचर उसका कैसा है। अब जैसे एक एग्जांपल है कि सारी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इस वक्त प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जिस तरह का बूम है, इसी तरह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं एज एन एग्ज़ाम्पल, तो वो बहुत ज़्यादा इस वक्त दुनिया भर में मार्केट में आ रही हैं। तो उस हवाले से आपके जहन में होना चाहिए कि अगर इससे रिलेटेड कोई कंपनी है, हाल दो कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए तो उससे रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं या इस इंडस्ट्री को देखा जाए
तो उसका एक फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह कुछ साल पहले जब टेलीकॉम का बूम आ रहा था, आईटी का बूम आ रहा था, तो उस वक्त जो टेलीकॉम और आईटी से रिलेटेड कंपनीज थी, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाले लोग हैं, जो बिज़नेस को समझ कर इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए वो एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी थी और उसमें उन्होंने जंप इन किया और उसका फ़ायदा उठाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ उसी कंपनी या उसी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करें कि जिसके बिज़नेस को आप समझते हैं। उसके बाद वारन बफेट के गोल्डन इन्वेस्टमेंट रूल्स में से जो तीसरा रूल है वो ये कहता है कि ऑलवेज स्टे विद सम कैश। तो जैसे कहते हैं कि कैश इज़ द किंग, और इसी तरह जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपना एक पोर्टफोलियो सेट कर रहे होते हैं और आप जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो आपके पास एक लिमिटेड या एक फाइनाइट कैश होती है। अनलिमिटेड कैश किसी के पास नहीं होती। लेकिन ये रूल ये कहता है कि आपके पास जो भी कैश है उस सारी की सारी को इन अ सिंगल गो आपने इन्वेस्ट नहीं कर देना, बल्कि हमेशा आपने कुछ ना कुछ कैश को बचा कर रखना है, क्योंकि यू नेवर नो कि कब कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक करे, और उस वक्त अगर आपके पास कैश हो तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस वक्त कैश से खाली हों तो फिर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो सकती है। तो हमेशा ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 मिलियन रुपए से इन्वेस्टमेंट अपनी पोर्टफोलियो सेटअप करना चाहते हैं, तो इट्स नेवर रिकमेंडेड कि आप सारे के सारे पैसे इन अ सिंगल गो इन्वेस्ट कर दें। इन जनरल भी अगर बात की जाए तो उसमें भी आपको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए थोड़े थोड़े पैचेस के अंदर, चंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है। लेकिन उसके अलावा भी जब आप सारी इन्वेस्टमेंट कर भी लें तो आपके पास इतनी कैश ज़रूर होनी चाहिए कि जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको अवेल कर सकें। कोई ऐसा शेयर या कोई ऐसी कंपनी आपको नज़र आए कि जिसकी जो एज ऑफ नाउ करंट प्राइस हो वो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे कम हो, इसी तरह आपको लगे कि उसके अंदर फ्यूचर में एक बूम आने वाला है, तो उस तरह की सिचुएशन के अंदर आप उस कंपनी के अंदर जंप इन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी और बहुत से जो फैक्टर्स होते हैं लोकल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल्स के, तो उसकी वजह से भी कुछ सेक्टर्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक टाइम के ऊपर एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर आपके पास कैश होगा तो आप उसमें बेहतर तौर पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। उसके बाद वारन बफेट का जो चौथा गोल्डन इन्वेस्टमेंट रूल है वो ये कहता है कि यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन द क्वालिटी कंपनीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ही अगर हम देख लें तो हमें सैकड़ों की तादाद में कंपनीज मिलती हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, लेकिन उसमें से चंद ही कंपनीज ऐसी होंगी जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी कंपनीज कहलाएंगी। तो वारन बफेट जो कि एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं उनके मुताबिक आपको सिर्फ क्वालिटी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो भी चंक है, जो ऐसा चंक है कंपनीज का कि जिसको आप समझते हैं कि वो क्वालिटी कंपनीज नहीं हैं आपके जो भी इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया है उसके मुताबिक, या जो आपका फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है उसके मुताबिक, तो उसमें इन्वेस्ट ना करें। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें कि जिनमें कम से कम आपको 10 या 15 साल की स्टेबिलिटी नज़र आ रही हो। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की गलती ना करें कि जो कि वक्ती तौर पे उसके अंदर एक बबल बना हो और वो बबल कुछ महीनों के अंदर या 1-2 साल के अंदर बर्स्ट होने लगा हो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी जो डिफरेंट किस्म की रेशोज़ होती हैं वो अच्छी हैं, और उस कंपनी का बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, उसकी अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं, इसी तरह जो प्रोडक्ट्स बना रही है वो मार्केट में अच्छी सेल हो रही हैं, और कंपनी ओवरऑल एक अच्छा रिजल्ट कंटिन्यूसली दे रही है। तो ऐसी कंपनीज ही क्वालिटी कंपनीज कहलाएंगी और उन्हीं में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने कुछ ब्लू चिप कंपनीज के हवाले से डिस्कस किया है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें आपको आइडिया होगा कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको आप राइटली क्वालिटी कंपनीज कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद वारन बफेट का रूल नंबर 5 ये है कि नो द डिफरेंस बिटवीन प्राइस इन वैल्यू। बहुत सारे इन्वेस्टर, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ट्रेडर माइंडसेट के होते हैं, वो प्राइस कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं और वैल्यू को कम अहमियत दे रहे होते हैं। लेकिन वारन बफेट जो कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट के किंग कहलाते हैं, उनके नज़दीक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइस और वैल्यू के बीच में डिफ्रेंशिएट करें। स्टॉक की जो कीमत होती है उसमें वक्ती उतार चढ़ाव होता रहता है फॉर डिफरेंट इंटरनेशनल एंड लोकल फैक्टर्स, और इसके अलावा कुछ स्पेकुलेशंस होती हैं, उसकी वजह से भी कुछ न्यूज़ होती हैं, और इसी तरह और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से स्टॉक्स की जो कीमतें हैं उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंपनी के फंडामेंटल्स पे तवज्जो दें।
अगर आप किसी अच्छी फंडामेंटल्स की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वक्ती तौर पे स्टॉक्स की प्राइस में उतार चढ़ाव भी आता है, तो उससे आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर जाते हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसकी कीमत जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए इतनी सिग्निफिकेंट नहीं रहती। ट्रेडर्स के लिए तो शायद उसका वक्ती उतार चढ़ाव ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में मदद दे रहा हो, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए वो फिर एक नुकसान का बायस बन सकता है। तो प्राइस और वैल्यू के हवाले से ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्राइस वो होती है जो आप पे कर रहे होते हैं और वैल्यू वो होती है जो आप हासिल कर रहे होते हैं। इसलिए डेफिनेटली जो चीज़ आप पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो आप हासिल कर रहे हैं उसको आपने ज़्यादा अहमियत देनी है। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी प्राइस पे किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लें। उसके लिए भी आपको कंपनी की सारी सिचुएशन को, मार्केट के फंडामेंटल्स को, मार्केट और इंडस्ट्री के जो भी ट्रेंड्स हैं उन सबको भी देखना होता है और एक ऐसी कीमत पे किसी स्टॉक को ख़रीदना होता है जो कि बेहतर आपके लिए फ्यूचर में पोटेंशियली फ़ायदा दे सकता है। लेकिन पॉइंट इज़ कि आप वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दें और वैल्यू स्टॉक्स के अंदर जाएँ। वैल्यू स्टॉक्स के अंदर अगर आप प्राइस के हवाले से थोड़ा बहुत गलती भी कर जाएँ, लेते हुए आप किसी ओवर प्राइस शेयर को ख़रीद लें या फेयर प्राइस के ऊपर ले लें बजाय अंडर प्राइस होने के, तो भी आप उसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में चले जाते हैं कि जिसकी कोई इतनी फंडामेंटली अच्छी वैल्यू नहीं है, तो उसमें अगर आप उसको अच्छी कीमत पे भी ले लेते हैं तो भी उस कंपनी के चूँकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो कभी भी धड़ाम से नीचे गिर सकती है। उसके बाद वारन बफेट के गोल्डन इन्वेस्टमेंट रूल्स में से रूल नंबर 6 ये कहता है कि सेल एट द राइट टाइम। ये अलग बात है कि वारन बफेट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते हैं कि जब भी आप स्टॉक्स को ख़रीदें तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदें, और जैसे उनका रूल नंबर 1 भी यही कह रहा था कि अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल के लिए नहीं होल्ड कर सकते, फिर उसको 10 मिनट के लिए भी होल्ड ना करें। लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी एक रूल है कि जब किसी भी स्टॉक को जितना इम्पोर्टेंट ये है कि आप सही वक्त पे ख़रीदें, उतना ही ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसको सही वक्त पे बेचें भी। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जब किसी कंपनी के फंडामेंटल्स में फ़र्क आ रहा हो तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टमेंट बेस ही किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स पे करती है। और जब फंडामेंटल्स में फ़र्क आ रहा हो तो उसके बाद देयर इज़ नो सेंस के उस कंपनी के अंदर आप होल्ड करके रखें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप राइट टाइम को देखते रहें कि किसी भी कंपनी में राइट टाइम कौन सा है ख़रीदने का और राइट टाइम कौन सा है बेचने का। और जब कंपनी अपने फंडामेंटल्स पे अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर शेयर की प्राइस में अप्स एंड डाउन्स भी आएँ तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर उस वक्त आपको उसमें से एग्जिट करना होता है। उसके बाद रूल नंबर 7 ये कहता है कि फोकस ऑन न्यूज़, अवॉइड स्पेकुलेशंस। किसी भी मार्केट के अंदर, ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट के अंदर, ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है ख़ास तौर पे नए इन्वेस्टर्स के लिए कि उनके लिए न्यूज़ से ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रहा होता है। और यहाँ नॉइज़ से मुराद ये है कि बहुत सारी ऐसी स्पेकुलेशंस उनके सामने आ रही होती हैं, फेक न्यूज़ आ रही होती हैं, पंप एंड डंप पॉलिसीज़ के तहत कुछ ऐसी खबरें फैलाई जा रही होती हैं कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिनकी वजह से जो सादा लोग इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उनको नुकसान होता है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही होती हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं होती और जो ऑथेंटिक नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों के बजाय आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ मुस्तनद खबरों और तज्ज़ियों पर ही ध्यान दें, और जो अफ़वाहें होती हैं और जो अनऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं या रूमर्स होती हैं उनकी बुनियाद पर कभी भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस ना लें। इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मैं यूट्यूब चैनल की अगर बात करूँ तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे जिस पर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हवाले से बाय सेल की कॉल्स आ रही होती हैं, और कंपनीज़ के हवाले से कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ रही होती है जो ऑथेंटिक नहीं होती। तो इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप खा यूट्यूब चैनल्स की बात करें, खा न्यूज़ इन द प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की बात करें, या फिर सुनी सुनाई बातों की बात करें, तो कहीं भी आपको किसी भी चीज़ पर उस वक्त तक आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जब तक आप उस पर मुकम्मल तौर पे इत्मीनान ना कर लें कि वो न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई कहता है कि एक कंपनी है XYZ, उस कंपनी के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे हैं अगले क्वार्टर के, इसलिए फ़ौरी तौर पे उस पे इन्वेस्ट करें, तो आपको उस चीज़ को पहले थोड़ा-सा वेरीफ़ाई करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, गट फीलिंग यूज़ करनी चाहिए, कॉमन सेंस को यूज़ करना चाहिए। क्या क्या उस कंपनी की क्या ऐसी रीज़न्स हो सकती हैं कि जिसकी वजह से उसका अगला क्वार्टर इतना अच्छा होने लगा है? ऐसी कौन-सी मेजर फंडामेंटली उसके अंदर चेंजेज़ आई हैं, उसके बिज़नेस के हवाले से चेंजेज़ आई हैं, कि जिसकी वजह से रिज़ल्ट पे इतना बड़ा असर पड़ सकता है? इसी तरह अगर किसी कंपनी के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ फैलाई जाती हैं,
तो इट डज़ंट मीन कि आप एकदम से उसमें से एग्ज़िट करके लॉस में चले जाएँ, क्योंकि आपको उसमें भी थोड़ा सा अपना प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए कि जो आपको न्यूज़ मिल रही है उसके सोर्सेज क्या हैं, क्या वो ऑथेंटिक हैं भी या नहीं है। और इस हवाले से 99 वन रूल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये रूल आपको फॉलो करना चाहिए एज़ पर वॉरेन बफेट सजेशन। तो इसमें ये होता है कि आपके जो 99% ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो आपके 1% न्यूज़ के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इन द सेंस के 1% न्यूज़ का मीनिंग ये हो गया कि सिर्फ 1% ही ऐसे सोर्सेज होंगे कि जिसकी इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलायबल होंगी। बाकी जो 99% होंगी वो ऐसी होंगी कि उनकी बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते। तो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, मुख्तलिफ ग्रुप्स में, इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर या कुछ यूट्यूब चैनल्स के अंदर या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ क्लिपिंग्स को देख के कि जो इतनी रिलायबल ना हो, आप किसी किस्म का डिसीजन मत लें। उसके बाद इस लिस्ट का 8वां और आखिरी गोल्डन इन्वेस्टमेंट रूल ये है कि थिंक ब्रॉडर, यू बाय द कंपनी। ये एक बहुत बड़ी सोच होती है जो कि इन्वेस्टर्स के अंदर टाइम के साथ बिल्ड होती है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को ख़रीद रहे होते हैं, खास उसका एक शेयर ख़रीद रहे हैं या 1000 शेयर ख़रीद रहे हैं या 1 लाख शेयर ख़रीद रहे हैं, इट डजेंट मैटर। जितने भी शेयर्स आप ख़रीद रहे हैं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि आप एक्चुअल में उस कंपनी को ख़रीद रहे हैं और उस कंपनी में आप बाकायदा तौर पर एक पार्टनर बन रहे हैं। आपका चंक थोड़ा हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, हाँ हो सकता है आप 0.00001% ऑनरशिप ले रहे हो कंपनी की, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके 1% 2% ऑनर बन रहे हो। वट एवर इट इज़, द फैक्ट इज़ कि आप उस कंपनी की जब शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी की एक स्पेसिफिक परसेंटेज में ऑनरशिप ले रहे होते हैं। तो जब आप इस सेंस में किसी कंपनी को देखेंगे तो आपकी जो सोच होगी कंपनी के हवाले से, उसको परखने का जो जाविया होगा, उस कंपनी के हवाले से जो आपकी सेंटिमेंट्स होंगे, वो हर चीज़ बदल जाएगी। तो उस हिसाब से आप अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेंगे तो फिर आप बेहतर तौर पे उस कंपनी के बारे में एक सेंस ऑफ ओनरशिप के साथ अपनी रिसर्च करेंगे, उस कंपनी के जो बिज़नेस है उसके अंदर फोकस करेंगे, उस कंपनी के बिज़नेस में इंटरेस्ट लेंगे, उस कंपनी की अगर एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं या उसके जो शेयर होल्डर्स के हवाले से कोई भी इस तरह की मीटिंग्स होती हैं या कोई ऐसी ई वोटिंग वगैरह या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर आपकी इनपुट मैटर करती है, तो आप वहाँ पे इनपुट्स दे रहे होंगे, तो आप ज़्यादा अपने आप को उस कंपनी के साथ अटैच फील करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, तो आप कंपनीज़ के शेयर्स खरीदते वक्त इस चीज़ को अपने जहन में रखें। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेस्ड ऑन वॉरेन बफेट गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि नए इन्वेस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत यूज़फुल होंगे। आई होप कि ये रूल्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और जब आप फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ बना रहे होंगे तो इनको जहन में रखेंगे। एक दफ़ा फिर मैं वाज़ेह कर दूं कि ये रूल्स सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए हैं, ये ट्रेडर्स के लिए नहीं हैं, क्योंकि ट्रेडर्स तो कभी भी किसी कंपनी के शेयर ख़रीदते हैं तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे होते हैं और उनके लिए टेक्निकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि फंडामेंटल्स। सो आई होप के जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि इस चैनल का फोकस भी इन्वेस्टर्स हैं ना कि ट्रेडर्स हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, ख़ासतौर पे जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपना फीडबैक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।